assigning the responsibilities to the Speaker of the House, I would like to spare few minutes to let you know the very purpose of conducting this program. And it is our responsibility to direct our youth to the right direction so that they can become better leaders of tomorrow. Tomorrow, a few among you may choose politics as a profession. And this is a stage where from you can start it. Tomorrow, you have to join different universities of India. And student politics has central position in those universities. And it is where the significance of this program will become beneficial for you. It is the youth of the nation who has to lead the society into the right direction. It is you who has to lead our society towards prosperity and development. We, the teachers of this institution, are here to mold your behavior so that you can become agents of change. I wish you luck, and I hope this program turn beneficial for your future endeavors. Thanks. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Jasmina, she is selected from Kukarnag constituency. She is a new member of the house. She will now take the oath. Miss Jasmina, please. In which language you are comfortable? I want to take oath in Hindi language. भारतीय संविधान को संपूर्ण लक्ष्य मानते हुए मैं इस बात की शपथ लेती हूँ कि मैं इस ओहदे पर तन मन धन से काम करूँगी और अपने आइन को मद्देनजर रखते हुए हर काम भारत की विशेष में पहल करूँगी। यही मेरा लक्ष्य है और मैं कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट की गई हूँ। मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि मैं अपने भारत के आइन के मुताबिक काम करूँ ताकि लोगों को मेरी वजह से फायदा हो। यही मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। थैंक यू स्पीकर सर। सर, तकनीकी विकास की दिशा में हमारा देश आसमान की ऊंचाई पा रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार टेक्निक के नाम पर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का नारा लगाकर आम जनता को विशेषकर चक्कर में डाल रही है। साथ ही आधार पहचान के लिए लोगों की करीब से करीब जानकारियां सुरक्षित है, उस पर भी हमला होने से बहुत मुश्किल बड़ी हो सकती है।
दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ के लोगों ने कंप्यूटर तक नहीं देखा है। तो आप लोग ही बताइए, क्या सरकार जो योजनाएं बनाती है, क्या सरकार जो योजनाएं बनी थी उससे कैसे देश की डेवलपमेंट हो सकती है? Please maintain decorum of the house. Ministry of IT, please. महोदय, आपने जो सवाल हम पे उठाया है, हम उस पर ये कहना चाहते हैं, दरअसल हमारे देश को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने की योजना बनाई है। इसके पीछे का मुख्य लक्ष्य ये है कि कागजी कार्यवाही को घटाने की तरह भारतीय नागरिकों को सरकार की सेवा उपलब्ध कराना है। काफी जरूरी सूचनाएं और विशेष गति के साथ इंटरनेट की मदद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ना भी है। इसको देखते हुए हमने इसकी पहल की। महोदय, ये कैसी योजना है जो किसी को रास ना आए, और हमने इसके लिए 1 लाख करोड़ अलग रखा है। भारत को डिजिटल बनाना है और यही हमारा लक्ष्य है। Any other supplementary question? Yes, Speaker sir. Thanks, Speaker sir. Honorable Speaker sir, शुक्रिया आपने मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लिया। मेरा यही सवाल है कि अगर आपने डिजिटल इंडिया बनाने की पहल की है, अगर आपको पूरा इंडिया डिजिटल बनाना है, तो आपके क्या विचार हैं उन लोगों के बारे में जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ है, उनको तो ये तक भी मालूम नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। थैंक यू स्पीकर सर। Ministry of IT, please. महोदय, टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ाना है और भारत देश को डिजिटल बनाना है। हमारा लक्ष्य है कि अगर किसी को भी खरीदो फरोख्त करनी है तो उसे पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि हम उसे डिजिटल तरीकों से बनाएंगे। और हमारा कर्तव्य भी यही है कि भारत को डिजिटल बनाएंगे और हमारा मकसद ही है डिजिटल इंडिया। Question number 1 or 2 or Ministry of Finance. Mr. Sebastian, you can ask your question. थैंक यू स्पीकर सर। मेरा सवाल ये है कि जनता के मन में जीएसटी यानी माल व सेवा कर को लेकर काफ़ी सारी आशंकाएं हैं। इसका जो वर्तमान रूप है वो बहुत ही भयानक है, विशेषकर आम जनता के लिए। सोने के बिस्किट पर 5% जीएसटी और खाने के बिस्कुट पर 18% जीएसटी। यही तो जीएसटी की विलमिला है। बात सिर्फ आम जनता की नहीं है, व्यापार जगत में भी किसी काफी आशंकाएं हैं। वेल स्पीकर सर, with the ministry please to state details of long term benefits except out of implementations of GST in the country and effective steps taken by the government to sort out these issues and ensure the implementation of GST in the country. Thank you. Please maintain decorum of the house. Ministry of Finance, please. Dear Honorable Speaker sir, अभी कुछ महीने पहले यानी 1 जुलाई से लागू हुआ जीएसटी को लेके आपने जो बात सामने रखी है उसकी हल की बात हम जरूर सोच रहे हैं। दरअसल जो बातें आप लोगों के मन में चल रही है या जनता के मन में चल रही है वो सब के सब गलत है, लेकिन इसे ठीक करना इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब इसको मिलकर ठीक करेंगे और हमें देखना है जो भी हम खरीदे, हमें देखना है कि इसमें जीएसटी लगा है या नहीं। अगर जीएसटी लगा है तो रसीद पर जीएसटी है या नहीं। ये काम हम नहीं कर सकते, बल्कि मेकिंग डिजिटल इंडिया पे विथ तो जीएसटी संग्रह करना ही इसका बदलाव है। Question number 3 for Ministry of Culture and Tourism.
You can ask your question. थैंक यू स्पीकर सर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट इतनी इकॉनमी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जहाँ टूरिज्म प्लेसेस बनाने हैं वहाँ की तरफ ध्यान नहीं है। सर मेरे ख्याल से बावरनाग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ तक रोड होना चाहिए। और भी बहुत से प्लेसेस है कश्मीर में, इसकी तरफ से गवर्नमेंट का क्या ख्याल है? Home Minister, who is also holding the charge of Ministry of Culture and Tourism. Please. Question number 3 ask for Ministry of Food and Civil Services. Ms. Pakiza, you can ask your question. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, will the Minister of Food and Civil Supplies be pleased to state? So my first question is the latest position of food grain reserve in the country. So my second question, whether keeping in view the present drought situation, government have adequate stocks of food grains to meet the requirements of the country. And my third and last question, if no, the measures proposed to be taken by government to deal with the situation. Please give me answer and thanks. Minister of Food and Civil Services, please. Honorable sir, the total stock of food grains with the public agencies as on 1st January 2022 was estimated at 50.14 million tons. And the stocks available are adequate to meet the present requirements of the public distribution system. There is also replenishment of stock through procurement operations, so that the government is also keeping open the option to import food grains as and when considered necessary. Question number 4 asked by Ministry of Health. Mr. Bilal, you can ask your question. थैंक यू स्पीकर सर। महोदय, मेरा सवाल है कि अगर गवर्नमेंट ने इतने पैसे खर्च किए हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मुझे बताइए इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी कोविड के दौरान आइसोलेशन और ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? मुझे इसका जवाब चाहिए। Finance Minister, we are also holding the charge of Health Ministry. Please. Dear Honorable Speaker sir, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। आप देखिए बाकी मुल्कों की तरह हमारे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे नहीं मर रहे थे ड्यूरिंग द कोविड। बाकी चीजों के हो तो हमने वो भी बनाए हैं। सिग्नल्स को बेहतर बनाने के लिए हमने वेंटिलेटर दिए और कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एक एम्स दिया। और क्या जानना चाहते हो आपको? बहुत से प्रोग्राम किए हैं और हमने प्राइवेट डॉक्टर को भी भेजा गया ताकि वो लोगों का इलाज कर सकें। कोविड के दौरान आपने देखा है अमेरिका जैसा पावरफुल नेशन वो भी बड़ी हालत में मुब्तला हुआ है। इतना ही नहीं, आप चाइना को देखो जिसका हेल्थ सेक्टर इतना आला है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ी हालत में मुब्तला हुआ है ड्यूरिंग द कोविड-19। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप हेल्थ पर इतना असर डाल सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क बाकी मुल्कों से बेहतर रहा और बेहतर है और बेहतर रहेगा। तो इंसान हो कि टीका के दौरान हमने तकरीबन 87 देशवासियों को कोविड का टीका लगाया। बाकी जो बच्चे थे वो 13-14 साल के उम्र के थे। बाकी हम सब लोगों ने कोविड का
टीका लगाया है, और क्या जानना चाहते हो आप लोग? Energy and renewable resources. Ms. Hina, you can ask your question. Thank you, Honorable Speaker, sir. My first question is whether the government have assessed the potential of power generating from tidal waves. If so, outcome of such assessment. And my second question is the estimated cost of power generation from tidal waves vis-a-vis the conventional electric power generation. And my third question is whether the government have formulated any plan to set up tidal power station in the Gulf of Kutch. If so, whether such plants are to be set up in other places like Bay of Bengal, etc. If so, details thereof. Please give me answer. Please maintain the bottom of the house. Nuclear energy and renewable resources, please. Honorable Speaker, sir, the Central Electricity Authority has undertaken studies and investigations to assess the techno-economic feasibility of a tidal power project in the Gulf of Kutch, with illustrations and electronic capacity of about 900 megawatts. Honorable Speaker, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effect of pandemic. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. In the past 2 years, we are in a strong position to stand with challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, sir, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kaal, a 25 years long lead up to India at rate of 100. Honorable Prime Minister, sir, in his Independence Day address had set out the vision for India. The initiatives of the last year budget has seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. Honorable Speaker, sir, Budget 2021 and 22 have provided a sharp increase in provision for public. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled casters and scheduled tribes. As preferred ecological sustainable alternatives to conventional roads in hilly areas, the aim is to improve connectivity for communities besides promoting tourism. The National Highway Network would be expanded by 2,500 kilometers with a budget of 2,000 crores, that is $2.60 billion, set out for the project. The domestic industry would receive 68% of the capital procurement budget in 2022 and 23, up from 58% in 21 and 22. Under the PM Awas Yojana, 48,000 crores will be set aside for the completion of 8 million residents by 2022 and 23. Total spending on fiscal management in 2020 and 2022 and 23 is expected to be 39.45 lakh crores. In the current fiscal year, the fiscal deficit is 6.9% of GDP against 6.8% in budget estimator. The fiscal deficit is expected to be 6.4% of GDP in 2022 and 23. After the presentation of budget, I would like to request the Home Minister to present the bill regarding the application of Articles 370 and 35A. थोड़ा सा ब्रॉड है तारिक साहब 5 मिनट यहाँ आओ, उनको भी लाओ, बाकी टीचर्स को प्लीज।
ऑनरेबल स्पीकर सर, देखिए हम आपको बता दें जो धारा 370 जो कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में एक खुसूसियती तौर पर जम्मू एंड कश्मीर को दिया था। आपको हम बताते चले स्पीकर सर के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो धारा 370 और 35A 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को दिया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सिक्योरिटी पैकेज था। और अगर हम आपको बता दें तो उससे जम्मू एंड कश्मीर में दूसरे रियासत का बाशिंदा न जमीन खरीद सकता है और ना ही जमीन बेच सकता है, यानी हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा जम्मू एंड कश्मीर में न जमीन खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। और अगर हम 35A 370 की बात करें तो ये दूसरे स्टेटों के बजाय जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। मेरी स्पीकर सर से यही गुजारिश है कि अगर हम देखें तो आज 70 साल हुए जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 335 है, मैं आपको वाज़ेह कराना चाहती हूँ कि पिछले 70 सालों से कश्मीर में अमन कायम कर रखा है, यानी कि कश्मीर को तरक्की भी करा रहे हैं और वहाँ पर अमन भी कायम है। और जो कि यहाँ पर बात हुई है जो बोला था आर्टिकल 335 है, वो देखिए हम इसके बरकत है, क्योंकि कश्मीर में हालात खराब हो सकते हैं। और तो आप इस तरह से समझे जैसे कि उनको आग लगा रहे हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें अगर सेंटर की तरफ से बहुत से पैसे वापस किए जा रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर वो दिखाई नहीं जा रहे हैं। अगर हम देखें कि बहुत से लुटेरे इस पैसे को खाते हैं। अगर हम बात करें मेरे दिल का यही मकसद है कि धारा 370 और 35A को हटाना चाहते हैं ताकि हम जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की की राहें खोल दें और जो बेरोजगारी जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रही है हम वो दूर करें। आप नंबर आने की बात करें तो वहाँ पर फूल ही फूल देखने को मिलेगा। इसलिए जो दरख्वास्त होने जा रही है आर्टिकल 335 है, हम इसके खिलाफ हैं। अगर हम देखेंगे 70 साल से बहुत ही तरक्की हुई है और कश्मीर में अमन है और ये लोग इस अमन को आग लगाए जाते हैं जो कि नाकामी बर्दाश्त है। जो बेरोजगारी जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रही है हम वो दूर करें और नौजवान तरक्की की राह चूमें। अगर हम देखें कि कश्मीर हमारा अटूट है, ये हमारे मुल्क का ताज है और हम इसीलिए रोज ये बात नहीं है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, बल्कि हम इस अटूट को आग नहीं लगा सकते। और अगर हम देखें कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये हमारा अरे मुझे बोलने दो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलने का मौका तो दो। और अगर हम देखें ये हमारे मुल्क का ताज है और हम इसीलिए ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना चाहते हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ी दीवार है वो है धारा 370 और 35A। इसलिए मेरे बिल की माध्यम से मैं स्पीकर सर को ये बताना चाहती हूँ कि इस बिल को पास किया जाए ताकि मरकजी की तरफ से जमीनी सतह पर जो मेरे कश्मीर में काम हो। और आपको बता दें धारा 370 जो दीवार है कश्मीर की तरफ से जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था शेख अब्दुल्ला को, अगर आपको दिखाएंगे हम तो वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बनी है, या जो कांग्रेस ने तानाशाही की। आर्टिकल 370 हटाने से आप हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हो।
जिस तरह बाकी स्टेट को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी एग्जाम्पल हम लेंगे दिल्ली, ये बात सही है, मगर हम इसके बगैर भी कश्मीर में आनंद में खत्म कर सकते हैं, हम इसके बगैर भी कश्मीर में होली कर सकते हैं, हम इसके बगैर भी कश्मीर को अमन की राह पे ले जा सकते हैं। मगर ये लोग अपनी हिंदू में सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरी स्पीकर सर से यही गुजारिश रहेगी कि हमें इस बिल में मुकम्मल सपोर्ट किया जाए, ताकि हम धारा 370 और 35 को हटा सके और जम्मू एंड कश्मीर को नई तरक्की की लहरों से रूबरू कराए। कर रही है, मैं चाहती हूँ कि ये इस हाउस से माफी मांगे। ये देश अब तरक्की की तरफ चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम तमाम नौजवानों को नौकरी फराहम करेंगे और आपने देखा कि अग्निपथ के तहत 24 करोड़ रोजगार फराहम किए जाएंगे। नंबर 1 एग्रीकल्चर you can ask your question. थैंक यू स्पीकर सर। किसानों की बातें हमारे सामने एक परीक्षा खड़ी है। ये हजारों बार सोचने से भी फैल नजर आ रही है कि किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बहुत कार्रवाइयाँ की है, जैसे कि कर्ज माफी, राहत पैकेज वगैरह वगैरह। तो ये सवाल उठता है कि इस कर्ज माफी का नतीजा क्या निकला? जैसा कि आप जानते हो, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सी कोशिशें की, जैसा कि कर्ज माफी, और हमने किसानों को हाइब्रिड सीड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फराहम किए थे। और वजह रही कि हमने किसानों की सहायता के लिए कॉल सेंटर्स का भी आगाज किया है, जो कि 24 घंटे खुला रहेगा। उसका जो नंबर है वो है 155015024001। आप ही बताइए, इससे बढ़कर हम और क्या कर सकते हैं? देखो, मैं बताना चाहती हूँ कि कर्ज माफी से बहुत से किसान की खेतों से रगत थी। Question number 9 RTM Ministry of Railway. Mr. Muntasir, you can ask your question. Thank you, sir. Honorable Minister of Railways, Speaker, sir, there have been many complaints from different parts of railway zone regarding the low quality of food being supplied by the IRCTC at different family cutters. I would like to know what are the steps taken by the Minister of Railway regarding these issues. Please give me answer. Ministry of Railways, please. महोदय, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारतीय रेलवे मंत्रालय 2022 के लिए कैटरिंग पॉलिसी यानी भोजन प्रबंधन कार्यालय कर चुका है। रेलवे मंत्रालय अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है और IRCTC के द्वारा रेल यात्रियों को एकदम सहूलियत दी जाएगी। और इसी से रेलवे में 14 कंटेन दिए गए हैं। भोजन को देखने के लिए हर जगह प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं। साफ पानी फराहम करने के लिए हर जगह प्यूरिफायर लगाए हैं। मैं दोहराऊं, प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं। लोगों का विश्वास हमारा लक्ष्य है और उन सुरक्षा के लिए सावधानी बरतना हमारा कर्तव्य है। सरकार की तरफ से ये कोशिश है। Any other supplementary question? It is bill presentation. We have 8 proceeding bills. Honorable ministers will present bills. I hope you will maintain decorum of the house. We will start the fourth session of the house by the presentation of annual financial budget for the year 2022-23. Honorable Financial Minister, please. Honorable Speaker, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effect of pandemic. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%.
highest among all large economies. In the past 2 years, we are in a strong position to stand with challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, sir, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kaal, a 25 years long lead up to India at rate of 100. Honorable Prime Minister, sir, in his Independence Day address, had set out the vision for India. The initiatives of the last year budget has seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. Honorable Speaker, sir, budget 2021 and 22 have provided a sharp increase in provision for public. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled casters and scheduled tribals. As preferred ecological sustainable alternatives to conventional roads in hilly areas, the aim is to improve connectivity for communities besides promoting tourism. The National Highway network would be expanded by 2,500 kilometers with a budget of 2,000 crores, that is $2.60 billion set out for the project. The domestic industry would receive 68% of the capital procurement budget in 2022 and 23, up from 58% in 21 and 22. Under the PM Awas Yojana, 48,000 crores will be set aside for the completion of 8 million residents by 2022 and 23. Total spending on fiscal management in 2020 and 2022 and 23 is expected to be 39.45 lakh crores. In the current fiscal year, the fiscal deficit is 6.9% of GDP against 6.8% in budget estimator. The fiscal deficit is expected to be 6.4% of GDP in 2022 and 23. After the presentation of budget, I would like to request the Home Minister to present the bill regarding the application of Articles 370 and 35A. वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं और कश्मीरी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो और वो चाहते हैं कि यहाँ पर तरक्की हो, जो बेरोजगारी खत्म हो। इसलिए मैं स्पीकर सर से गुजारिश करती हूँ कि इस बिल को पास किया जाए ताकि हम मरकजी सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर सके जमीनी सतह पर और हम बहुत से नौजवानों को ताकि हम मरकजी सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर सके जमीनी सतह पर और हम बहुत से नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे और कश्मीर में जमीन खरीद सके। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारा जो दूसरा लक्ष्य है वो ये है कि जो मैं कश्मीर इस वक्त एक स्टेट है जिसे हम स्टेट छीन कर नया दर्जा देंगे, यानी कि यूटी यूनियन टेरिटोरी लद्दाख को अलग से देंगे और जम्मू कश्मीर को अलग से। इससे खून बहेगा सर। यानी अभी तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थी, अब ये स्टेट नहीं रहेगी बल्कि यूटी होगी, जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख अलग होगा। जिससे इन दोनों क्षेत्रों में डायरेक्ट कंट्रोल होगा, यही हमारी इच्छा है। Honorable Speaker, sir,
भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए इस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी बेहतरीन फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना ला रहे हैं जो हमें आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडल और वेल इक्विप बनाए। सफर को हटाने से कश्मीर में हालात खराब हो सकते हैं। आपको बता देते हैं अलगाववाद, आतंकवाद जो कि कश्मीर का हिस्सा रहे सफर सालों से, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बिल पास की जाए ताकि कश्मीर अब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलने का मौका दो, मुझे बिल प्रेजेंट करने दो, मुझे बिल पास करने दो, मैं बोल रही हूँ ना ताकि हम मरकजी सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर सके जमीनी सतह पर, और हम बहुत से नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे और कश्मीर में जमीन खरीद सके। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारा जो दूसरा लक्ष्य है वो ये है कि जो मैं कश्मीर इस वक्त एक स्टेट है जिसे हम स्टेट छीन कर नया दर्जा देंगे, यानी कि यूटी यूनियन टेरिटोरी, लद्दाख को अलग से देंगे और जम्मू कश्मीर को अलग से। इससे खून बहेगा सर। यानी अभी तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थी, अब ये स्टेट नहीं रहेगी, बल्कि यूटी होगी, जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख अलग होगा। जिससे इन दोनों क्षेत्रों में डायरेक्ट कंट्रोल होगा, यही हमारी इच्छा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए इस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी बेहतरीन फैसला किया है। हमारे नौजवान आर्मफोर्स को सम्मान के नजर से देखते हैं, अपने जीवन काल में कभी न कभी पहली बचाने की वर्दी दान करने की वो तमन्ना रखते हैं। अकॉर्डिंग जैसा कि आप जानते हो, फौज के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और ये बात सच भी है कि नौकरी के लोग कभी फौज में नहीं जाते। फौज में जो लड़कियां और लड़के हैं वो देश की वर्दी पहनना चाहते हैं, वो पेंशन के बिल के लिए नहीं जाते। आज हमारे देश में 15 लाख सैनिक है और अगर आपको पेंशन का बिल कम करना ही था और भी तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 8,000 रुपए के दो जहाज ले गए और जो सेंट्रल उससे हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आप वो अगर कंट्रोल करते हो सकता था, आपका पेंशन का बिल कम हो सकता था। आपने नौजवानों के साथ, किसानों के साथ एक खिलवाड़ किया, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू अग्निपथ योजना ये प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्स का प्रोफाइल पूरी तरह से यूजफुल हो। यूजफुल प्रोफाइल से ये फैसला भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे से ट्रेन किया जा सके और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथ ही इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और अग्निवीर के सेवा के दौरान स्किल यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हीं क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल वर्क फोर्स की भी उपलब्धता होगी। हमारे सैनिक है वो बोल दिखाते हैं अपने लिए और देश के लिए। अगर इन्होंने बोला है कि वो 4 सालों के बाद क्या करेंगे, कौन से ये उनको मतलब कि देंगे कि कौन से ये उनको देंगे कि वो नौकरी कर सकते हैं 4 साल के बाद। जो प्रोडक्टिव के ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में भी सहायता होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा स्कीम पर और एक रिफ्लेक्ट और डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। The अग्निपथ retailers will get up to 12 lakh to start their new life or utilize the funds for their further education. Those who wish to be entrepreneurs will get help from the government business loans. Those who want to study further will get a certificate equivalent to class 4.
यही बात टेलीविजन पे आके जनरल कर्नल भी बोलते हैं जिन्होंने 40 साल नौकरी की, लाखों करोड़ रुपए के पेंशन लिए, वो इन बच्चों से बयान देते हैं जिन्होंने 2 साल मेहनत की है। इन्होंने कोविड की वजह से नौकरी रोक के रखी है, अगर इलेक्शन हुए तो कोविड की वजह से भर्तियां क्यों रोक के रखी? मुझे What stages the government will also arrange for running courses. They will also get priority in CATF, Assam Rifles and the police requirement if they choose such kind of a career. IT security and engineering sector will also give priority to the retired engineers. Engineers will be provided non-contributory life insurance for cover of article for the duration of their engagement with the Indian Armed Forces. Jai Hind. Please maintain the order of the house. Force will company university for Ladakh. For this, I will call Education Minister to present his bill. Honorable Speaker sir, I want to take a few minutes to inform the Sagar gathering about the proposal of our government to establish a university in Ladakh. As you are aware, the people of Ladakh have a great desire to achieve excellence in all the spheres of life. Honorable sir, the students of Ladakh in this 21st century have no option but to go Jammu, Kashmir or to any other university of the country or outside the country to get higher education. Honorable sir, this becomes a stumbling block in their career because they cannot afford the cost of receiving higher education outside Ladakh. Honorable sir, the fare they have to spend for transportation, the rent for the accommodation, the road, honorable sir, the road connectivity is always seasonal. As a result, the students have to go through a lot of inconvenience in case of a medical emergency or in times of exams. Therefore, our government is duty bound to establish a university in Ladakh and University of Ladakh and reaches these people at affordable cost and is hassle free. Honorable sir, we will differentiate the teaching and non-teaching staff for this university from the people of Ladakh so that they get jobs and get a chance to serve their own people. Honorable sir, they are also planning to do away with the system of contractualism in education by experienced faculty for this university to make it an institute of excellence for academics and research. Jai Hind. Shield farmers from big retailers and ensure that retail prices did not get too high. ये जो भी पेश कर रहे हैं इससे API इस्तेमाल खत्म हो जाएगा और जो हमारी कंट्री है वो बेरोजगार हो जाएगी और चाहते हैं कि ये बिल पेश न की जाए। As per new bill, the farmers will now be free to sell their produce even to private players, including big companies. This will give farmers freedom to sell their crops anywhere in India. Now it is time to explain the proposal of this new bill. First one is farmers will have a choice to sell their produce to anyone without APMC getting in the way. The change proposed will take out the middleman who essentially runs APMC. ये जो मिडलमैन का दाखिल था इस बिल में वो खत्म हो जाएगा तो हमारी कंट्री में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और हमारी कंट्री दिन ब दिन गरीब होती जाएगी। हम चाहते हैं कि इस बिल को पेश न किया जाए वरना कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। Third one is the bill would promote interstate trade. Farmers will have more options when it comes to selling their agricultural produce. Fourth one is these new bills will encourage more investment in agriculture as it will increase competition. Fifth one is by these bills farmers can also partner with private or agencies for contract farming. Sixth one is at present farmers are dependent on the rates fixed by the government. But by these new order farmers will be able to contact with big traders and exporters which will make farming profitable. And the last one is by this bill no APMC tax or any other fees etc. will be paid.
Therefore, no further document will be required. APMC tax will be paid by private companies and traders, not by farmers. Jai Hind. Now I would like to call Prime Minister of the nation, who is also holding the charge of Ministry of Minority Affairs, to present his bill. Rural Development, Ms. Ikra, you will present your bill. Honorable Speaker, sir, I am here presenting the bill about rural development. Our Ministry of Rural Development has allocated 1,38,204 crore in 2022 and 2023. In this year, 2022 and 2023, the overall development has allocated 1,35,944 crore, which is an 11% decrease from the revised estimates of 2021 and 2022. सर, जैसा कि आपने इस बिल में कहा कि इस साल 2022 और 2024 रूरल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट रुपीस किए, आपने इसमें 11% रिलीज किया है, जो एक चिंता है। रेलवे हमारी कंट्री की लाइफलाइन है, जिसके बजट में आप 11% रिलीज कर रहे हो, ये बड़ी अफसोस की बात है। The Department of Land Resources has been allocated 2,259 crore, which is an 52% increase over the revised estimates of 2021 and 2022. This year budget includes 1 lakh crore allocation towards stages for capital expenditure. It includes supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadhi Yojana, including support for the stages here. Border villages will be covered under the new Vibrant Villages programming. The activity will include construction of villages, infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provision of decentralized renewable energy, direct to home access for Doordarshan and educational channels, and support for livelihood generation. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collection under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. Use of Kisan rules will be promoted for crop assessment, digitalization of land calls. Thank you. Please maintain the decorum of the House. Now I call honorable member from opposition, Ms. Fiza. You will present your speech. Honorable Speaker, sir, honorable opposition members, as well as ruling members. Mr. Speaker, sir, my speech will cover a variety of topics. First, I will speak about Article 370, and second, I will talk about things that must not change, and third, I will suggest that something should change. बात अगर आर्टिकल 370 की करेंगे तो ये एक ब्लैक डे मनाया जाएगा डेमोक्रेसी में। इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 370 कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। एक स्टेट खत्म करके उसे नक्शे से ही हटाया दिया। इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इस आर्टिकल से कोई बाहर का यहाँ सीएम नहीं बन सकता। एज 47 से पहले महाराजा गुलाब सिंह एक किंग था। 47 के बाद वो पीएम बना और 4 पीएम रहे कश्मीर के। पहला शेख अब्दुल्ला 5-6 साल के लिए, फिर शमसुद्दीन, फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद 14-15 साल के लिए, और फिर गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक की वक्त में वो पीएम भी रहे और सीएम भी रहे। हमने उसे चेंज किया और शुरू महाराजा से हुआ और खत्म लेफ्टिनेंट से कर रहे हो। कश्मीर जो माना जाता है दुनिया में इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपने उसे यूटी बना दिया। आप पावर के नशे में हो, पता ही नहीं चलता है कि क्या करते हो। 47 का नारा जब बाहर के लोग यहाँ आए थे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। और
आज उन 1000 भाइयों और बहनों से जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने पांव तले रोक दिया। आपने वो इतिहास ही मिटा दिया। मैं मुल्क का इतिहास और जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, अमन की सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच मुल्क के लिए होती है, मुल्क की यकजहती के लिए होती है, मुल्क की सलामती के लिए होती है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मेजॉरिटी से अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने से ना सफल होंगे। एंड माय सेकंड पॉइंट इज अबाउट अग्निपथ। अगर बात अग्निपथ की करेंगे तो एक आदमी जो डिफेंस ज्वाइन करता है तो ये सोच के करता है कि अपने मुल्क के सिक्योरिटी के लिए कुछ करो, तो उसको एक एम होती है अपने मुल्क का सॉलिडर बनने का, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बे वतन कहते हैं, और एक सीजन जिसको कुछ राइट्स होते हैं टुवर्ड्स नेशन। और यही बंदा जब डिफेंस ज्वाइन करता है तो अब उसे सिर्फ 4 साल के लिए ज्वाइन करना है। तो फिर कहाँ जा सकता है वो 4 साल के बाद? दिल से काम नहीं करेगा, वो एंटी नेशन भी बन सकता है, वो ट्रेन्ड होगा अबाउट बॉर्डर्स, अबाउट आर्म्स, कल वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, वो कल एंटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकता है। 25% परमानेंट है एंड 75% ओनली फॉर 4 years। एक सिपाही हमेशा अपने मुल्क के लिए तैयार रहता है और उसे आप मजबूर कर रहे हो सिर्फ 4 साल के लिए वो मुल्क की वफादारी करे। No rank, no pension, no direct requirement for 2 years, no stable future after 4 years. Listen to the voice of unemployed youth of the country. Don't take Agni Pariksha of their patience by making them work on Agnipath. And there are many dreams for future in the eyes of those preparing for requirement in the armed forces, such as serving the country and their parents. आप पावर का मिसयूज करते हुए मुल्क का निजाम ही चेंज करना चाहते हो। So I was talked about Agnipath and this bill must reconsider about this decision. And my third point is about reservation of women in parliament. और अगर बात करेंगे रिजर्वेशन की, जो औरतों को 15% रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, तो ये बहुत कम है। इस रिजर्वेशन में 50% से 33% तक का इजाफा होना चाहिए। Not only in parliament but also in other institutions. हमारे मुल्क में देखिए वुमेन एमपी का रोल देखिए कितना है, इलेक्शंस में भी देखिए या किसी और इदारे में, women are always in forefront. However, they have to get opportunity to play a full role in shaping pivotal discussion. The most important tool to bring women in equal position is to provide them with equality through correct form of representation, so that women can have a sense of power and strong position in their patriarchal society. So I will suggest that reservation of 50% women in parliament election should change up to 33%. Thanks. I would like to inform you this house through this motion that our government is always working for the welfare and empowerment of our women, who constitutes half of our population and are contributing to the development of this country at every point. Honorable Speaker sir, women have always been on forefront in terms of service. If we speak about World War, we can think of Red Cross. Speak about leprosy, we can think of Mother Teresa. Whether it's the Spanish flu or plague, women are always in the forefront. However, they have to get an opportunity to play a full role in shaping spiritual decisions. Dear Speaker sir, sadly the deep-seated historic culture, socio-economic barriers prevent these women from taking their seats at decision-making table. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम लेक्चरर साहिबान, असातिज़ा साहिबान, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का फज़्ल एहसान है जिस मालिक कायनात ने हमें आज यहाँ एक ऐसे प्रोग्राम को देखने का मौका बख्शा जो बेसिकली हर एक मुल्क का कानूनी इदारा होता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कैसे एक मुल्क का कानून बनता है, किस किस्म की कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की नोक-झोंक होती है, कैसे अपोजिशन अपने सवालात उठाते हैं, कैसे हुकूमती इदारा है वो कैसे इन सवालात का जवाब देता है। तो आज आपके सामने एक झलक आ गई। ये इसको हम मॉक पार्लियामेंट भी कहेंगे। यहाँ पर एक मॉक पार्लियामेंट का नमूना आपके सामने पेश किया गया। जैसे कि सवेरे आरिफ साहब ने आपको बताया कि आप में से बहुत से लोग आगे जाकर पॉलिटिक्स अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 12th क्लास के पास करने के बाद से हर एक बच्चे का फ्यूचर जो है, उसका विजन जो है, उसका मुस्तकबिल जो है, वो बिल्कुल सामने आ जाता है और वो खुद फैसला करता है कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम देखा, वी हैव एक्चुअली सीन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, मुल्क का जो कानून है वो कैसे बनता है, उसको कैसे अमलाया जाता है, उसमें अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाग रहे थे, अगर निंद्रा से हैं, तो आप ये देखा होगा सारा मतलब कैसे क्वेश्चन आंसर होता है पार्लियामेंट में, कैसे बिल पास होती है, कैसे मतलब उनके खिलाफ क्रिटिक होता है। तो ये सारा प्रैक्टिकली देखना मेरा नहीं ख्याल, मतलब मैंने कहीं पे नहीं देखा। हमने भी हायर सेकेंडरी में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, हमने आज तक कहीं पे होते नहीं देखा है। ठीक है, इसके लिए आरिफ साहब मतलब मुबारकबाद के हकदार है और सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने 2 महीने से काम किया इसके हकदार है, और हमारा सारा स्टाफ जिसने इससे कोऑपरेट किया शुरू से लेके आखिर तक, मतलब 2 महीने से भी प्रोसेस चल रहा है, उन्हें सबने कोऑपरेट किया, वो भी मतलब बधाई के पास रहे। ठीक है, वो भी मुबारकबाद के हकदार है।